मिलन एग्रो के मेहमानों से होगी मुलाकात, अमन के पयाम और सलामती की सौगात। रोज़ाना इसी पयाम के साथ दो नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और वो दो शख्सियात ऐसी होती हैं जिनसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात होती है, ख़ुद उनकी ज़ाती ज़िंदगी, ज़ाती मकासद के बारे में, और आपको और हमें बहुत कुछ जानने सीखने का मौका मिलता है। और इसमें हमारे साथ ताउन करते हैं मिलन एग्रो सीड पाकिस्तान। मिलन एग्रो सीड पाकिस्तान वो वाहिद तहकीकाती इदारा है जो ख़ुद इन्हिसारी एक के निज़ाम के तहत अपने बलबूते पर ख़ुद तहकीक करते हैं सीड पर, फिर उस बीज की फसलें वगैरह और पैदावार करते हैं और बेहतरीन ग़िज़ाइयत, सेहत और तंदुरुस्ती से भरपूर ग़िज़ाइयत पाकिस्तानियों को फराहम करते हैं। हम मिलन एग्रो सीड के शुक्रगुजार हैं। और आज दो मेहमान शख्सियात जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, आप जानते हैं मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात यहाँ मौजूद होती हैं और उनसे बात करके हम भी खुश होते हैं और आप लोग भी रोज़ाना इंतज़ार करते हैं कि आज दो नई शख्सियात कौन होंगी। उनमें सबसे पहले आज मैं तारुफ़ करवाना चाहूँगा फातमीत फाउंडेशन, एक ऐसा इदारा जो खिदमत खल्क के लिए न जाने कितने बरसों से अपना बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है और बर वक्त खून की फराहमी उसी इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम डॉक्टर अजीज़ुद्दीन क़मरुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर थैलेसीमिया सेंटर एंड ब्लड मैनेजमेंट। सर अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने इस सेगमेंट में खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनन आप जिस शोबे से वाबस्ता हैं, और बस यूँ कह दूंगा, मैं यही कह सकता हूँ कि थैलेसीमिया के मरीज़ों को इस वक्त फातमीत फाउंडेशन जितना बेहतर अंदाज में जो मदद फराहम कर रहा है वो एक ऐसी खिदमत खल्क है जिसका सिलसिला बरसों से जारी है और इंशाअल्लाह हमेशा जारी रहेगा। दूसरी शख्सियत मेरे साथ एक ऐसी मौजूद हैं, बहुत कम शख्सियात के लिए मैं ये हल्फिया कह सकता हूँ कि मेरी पसंदीदा तरीन शख्सियात में हैं। वो जब बोलने का आगाज़ किया और तकरीर की दुनिया में आए तो अच्छे अच्छे मुक़र्रिरीन उनके खौफ से मैदान में उतरना छोड़ दिया, अपने सफ़र का आगाज़ किया, बेहतरीन मुक़र्रिर की हैसियत से अपना आप मनवाया। फिर इसके बाद जब खुद बोलने पर आए तो लोग खामोशी से उन्हें सुनने लगे। जी चाहता था कि बस ये बोलते रहें और हम सुनते रहें। बेहतरीन एंकर पर्सन की हैसियत से एक निजी टीवी चैनल पे आप इन्हें देखते हैं और मुस्तकिल देखते हैं और बहुत शौक से देखते हैं। फिर इसके बाद एक तीसरे फेज़ में दाखिल हुए। ये वो फेज़ था जहां दूसरे बोलने लगे और आप बहुत खामोशी से सुनते थे। इनकी कलम की जुम्बिश से लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। ये हम बरसों से देख रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी शख्सियत, बहुत ही प्यार करने वाली शख्सियत, जिनके लबों पे, जिनके चेहरे पे हमेशा एक ऐसी खुलूस और वफाओं के प्याम से भरपूर मुस्कुराहट होती है जो हमें इनकी तरफ खींचती है। मोहतरम मुदस्सर इकबाल, कैसे हैं मुदस्सर? सर बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। वालेकुम अस्सलाम। सच बात तो ये है कि हम आपकी वो है ना, कहते हैं कुछ तो इश्क में होते हैं जुनू के अंदाज, कुछ तो इश्क में होते हैं जुनू के अंदाज और कुछ लोग दीवाना बना देते हैं। तो ये उन लोगों में से हैं जो अपना दीवाना खुद बना देते हैं। आप ज्यादा बात हमेशा करते हैं, मैं बहुत आपकी मोहब्बतों का शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। और जब आप बोलते हैं तो हम खामोश रहते हैं कि आप पता नहीं क्या क्या बोलने वाले हैं। बहुत मशकूर व ममनून है। हम सवालात का आगाज करते हैं। बिल्कुल बहुत खुशी मुझे हो रही, मैं कि नूर फातिमा को मैंने खुद तकारीर करते हुए देखा है और आज आप मेरे उस्ताद इस स्क्रीन पर बैठे हुए मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे मालूम हुआ और आपको बहुत मुबारक हो इस फील्ड में हमारे साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कुछ सीखना है अभी आपसे। जज़ाकल्लाह। मुदस्सिर भाई से आगाज़ करते हैं। जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि माशाल्लाह से ये अपने वक्त में एक बेहतरीन डिबेटर था, फिर अब माशाल्लाह से एक बेहतरीन एंकर पर्सन है। मुदस्सिर भाई, कैसा रहा ये सफ़र आपका? जब आप एक डिबेटर थे फिर आप एक एंकर बने, आपने यकीनन इस सफ़र में अपने शहर को भी छोड़ा, फिर आप उस शहर से यहाँ पर आके शिफ्ट हुए। कैसा रहा आपका ये सफ़र सारा? बहुत सी यादें होंगी। हाँ, बहुत सी यादें हैं। अब शायद आपने सवाल किया तो पीछे गए, अदरवाइज तो अब इंसान आगे की तरफ होता है जितनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। मैं हादसाती मुकर्रर हूँ, मैं कोई शौक किया मुकर्रर नहीं बना था डिबेटर, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे एक स्कूल में कंपटीशन था और बच्चे छोटी जमात में, आप तो खुद उस्ताद सिखाते हैं, मैं तो जाके 8th क्लास में ऐसे ही हादसाती तौर पर तकरीर लिखी और वो पहली तकरीर में फर्स्ट आ गए और बस फिर वो असातिज़ा ने पकड़ लिया कि अच्छा ये तुम तकरीर भी करते हो। मैं तो
हॉकी खेलने वाला और पढ़ने वाला जरूर बच्चा था। अच्छा। किताबें पढ़, स्कूल की किताबें नहीं पढ़ता था, नॉवेल्स, अफसाने, जो हाथ लगा ना बस वो अखबार का तराशा वो पढ़ता था। स्कूल की किताबों को तो क्विज में बहुत अच्छे होते थे हम। अच्छा। तो बस वो फिर वहाँ से फिर एफसी कॉलेज लाहौर, वहाँ फिर एफसी कॉलेज लाहौर में मैंने फिर प्रेसिडेंट भी बना 2 बार, बल्कि एफसी कॉलेज की हिस्ट्री है कि मैं वाहिद आदमी 2 बार जो प्रेसिडेंट वहाँ हुआ। तो फिर उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी रोल ऑफ ऑनर मिला एफसी कॉलेज से, पंजाब यूनिवर्सिटी से। फिर 2006 में ये सब कुछ हादसाती तौर पे होता जा रहा था। नहीं, फिर तो आप आ गए ना, फिर आप जब आ गए तो फिर 2006 में जनरल मुशर्रफ उस वक्त प्रेसिडेंट थे, तो प्रेसिडेंशियल अवार्ड इन आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग 2006 में वो मिला। तो बस फिर वो सिलसिला था। मुझे जो बड़ा अच्छा लगता है वो एचईसी में मैं 3 बार विनर था फिल्मबदी तकारीर मुकाबले में। तो बस वो सिलसिला था, सीखते भी रहे, साथ साथ से सिखाने की भी कोशिश करते रहे, और ये एक सफर है। और आज अब फील्ड में है तो बस काम करना। एक बड़ा एंकर बनने का शौक बचपन से था या ये भी हादसाती तौर पे बन गए? ये मुझे बचपन से तो नहीं था, लेकिन ये है कि मैं लॉ करना चाह रहा था, प्रैक्टिसिंग लॉयर बनने का। लेकिन मैं जब इसमें था, इंटर में था, तो मुझे लगा कि मैं इधर भी आ सकता हूँ। उन दिनों में बहुत ज़्यादा ये तेज़ी में, आपको याद होगा 2004, 5, 6 में, तो इधर आए तो ट्राई किया, तो उधर एंकरिंग में, और एंकरिंग का हाथ साथी जरूर है, मतलब वो टीवी चैनल्स का जुमा बाजार लग गया था, वो ऐसा दौर था। बिल्कुल। लेकिन एंकरिंग मेरा हाथ साथी है। मैं जो है ना डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर बनना चाहता था कि मैं अपनी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनाऊं और इंटरनेशनली कुछ चला जाऊं, मैं बाहर वहां जाके कुछ सीख लूं, या ये मेरा माइंड था। एंकर बनना, एंकर तो मैं एक वो टीचर थी, उन्होंने सजा के तौर पे मुझे एक प्रोग्राम में भेज दिया एज एन गेस्ट में गए, प्रोग्राम हो गया। तीसरे दिन उनकी प्रोग्रामिंग हेड का कॉल आई कि आप ये हमारा एक प्रोग्राम है वो करेंगे। मैंने कहा जी कर लेंगे। उन्होंने ऑडिशन लिया, उन्होंने पास हो गया, मालिकान ने भी ओके कर दिया। हम स्टूडेंट लाइफ में उस दौर में 2009 में मुझे याद है कि 10,000 रुपए मिले और सिर्फ 4 प्रोग्राम करने होते थे पूरे महीने में, सिर्फ 4 प्रोग्राम करने हैं। और मेरे दोस्त कहते थे तू कमाता है, तू दे कैंटीन का बिल। तो ये अच्छा मुदस्सिर भाई, आपकी जिंदगी में हादसाती तौर पे जो भी काम हुआ लगता है वो बहुत कामयाब बहुत अच्छा हुआ है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है इसमें। मैं हमेशा कहता हूँ कि न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल सकता। तो बस ये करम अल्लाह ताला का हमेशा रहा है, दुआएं रही हैं, बड़ों की, असातिज़ा की हमेशा मोहब्बत रही है, बुजुर्गों की दुआएं हैं, घर वालों का। तो बड़ा एक खूबसूरत सा ये साथ है। बहुत बहुत ज़बरदस्त। और आपके ये सफ़र की दास्तान, हम कहते हैं कि अगर वाकई हादसाती मुकर्रिरीन और हादसाती एंकर ऐसे होते हैं तो अल्लाह हम सबको हादसाती मुकर्रिर और हादसाती एंकर बना दे। जी मैं आऊँगा डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं जानना यही चाहूँगा, माशाल्लाह पे एक ऐसे इदारे से वाबस्ता हैं जो वेल नोन है और बहुत अरसे से मुझे अच्छी तरह याद है। मुदस्सिर भाई, मैं उस वक्त कम उम्र नौजवान था जब फातिमा फाउंडेशन की इफ्तिताह के लिए दिलीप कुमार तशरीफ़ लाए थे और दिलीप कुमार ने उसका इफ्तिताह किया था। तो थोड़ा फातिमा फाउंडेशन के हवाले से हमें बताएं कि किस तरह फातिमा फाउंडेशन काम कर रही है और थैलेसीमिया के मरीजों को आप किस तरह इमदाद फराहम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं K21 टीवी चैनल का बड़ा मशहूर हूँ कि उन्होंने यहाँ बुलाकर मुझे अपने ख्यालात का इज़हार करने का मौका दिया। फातिमा फाउंडेशन जो है 1980 में क़याम हुआ था। फातिमा फाउंडेशन का मकसद सिर्फ यही था कि इमरजेंसी, मतलब जो पेशेंट है उसको डील किया जाए। तो वहाँ पर हम ऐसे वॉलंटियर वगैरह सब वहाँ बैठते थे। तो उस वक्त कुछ लोग वहाँ ब्लड लेने आते थे। एक दफ़ा ब्लड लेने आए, दूसरी दफ़ा आए, तीसरी दफ़ा आए। तो वहाँ की इंतजाम ने सोचा कि बार बार ब्लड लेने आ रहे हैं तो क्यों, मतलब ये ब्लड बेच तो नहीं रहे कहीं पर जाके। क्योंकि वॉलंटियर अपना ब्लड देते थे, वो लेके चले जाते थे। जब जाके वहाँ ने वो इंक्वायरी की तो पता चला कि एक थैलेसीमिया बीमारी है जिसमें बच्चों का पैदाइशी तौर पर खून नहीं बनता है और उनको हर 15 दिन के बाद खून की ज़रूरत होती है। तो फिर इनसे हमने ये सोचा, उस वक्त हमारे चेयरमैन थे नाज़म जीवा साहब, जिन्होंने इस फाउंडेशन का क़याम मतलब बुनियाद डाली थी। उसके बाद जो है ना उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक थैलेसीमिया सेंटर कायम कर दें कि चंद मरीज़ हैं, हम उनको मतलब रजिस्टर करके उनको मतलब हम अपना ब्लड वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन एक है कि जब उनको रजिस्ट्रेशन हमने शुरू कर दी तो आप सोचेंगे 3 महीने में 300 पेशेंट रजिस्टर हो गए। तो फिर पता चला कि थैलेसीमिया पाकिस्तान में बहुत फैला हुआ है। अभी भी आप सोचेंगे थैलेसीमिया में तकरीबन 7 to 8% मतलब थैलेसीमिया माइनर हैं।
और 100 में से 7 या 8 लोग थैलेसीमिया बिल्कुल माइनर। थैलेसीमिया माइनर हैं। और हर साल जो है तकरीबन 4 से 5 हज़ार बच्चे मतलब थैलेसीमिया के पैदा होते हैं। और इस वक्त फातमी फाउंडेशन में तकरीबन 2700 पेशेंट रजिस्टर हैं। सिर्फ कराची सेंटर की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल पाकिस्तान जो है हमारे 10 सेंटर हैं, उसमें तकरीबन 12,000 पेशेंट जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। थैलेसीमिया के अलावा और भी पेशेंट फातमीन में हैं, जैसे हेमोफीलिया के पेशेंट हैं। हेमोफीलिया ए और बी जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर के हैं, इसमें प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्ट के पेशेंट हैं, वॉन विल्ब्रान डिजीज़ के पेशेंट हैं, इसमें और फैक्टर 5 के हैं, फैक्टर 7 के हैं। इस तरीके से मिला के सिर्फ कराची सेंटर में जो है तकरीबन 4,000 पेशेंट रजिस्टर्ड हैं जिनको ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। और इनको जितनी भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ चार्ज करते हैं, मतलब कोई भी उनसे मुआवजा वगैरह नहीं लिया जाता, उनको फ्री प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो ओपीडी से भी जो ब्लड लेने आते हैं उनको भी हम टोटल फ्री देते हैं, उनसे कोई मतलब वो चार्जेस वगैरह नहीं करते हैं। इस तरीके से थैलेसीमिया जो था जब 1980 में क़याम हुआ, उसके बाद जो है थैलेसीमिया ब्लड बैंक खोला, तो उस वक्त वो साउथ एशिया का दूसरा ब्लड बैंक था, क्योंकि उस वक्त और कोई भी ब्लड बैंक नहीं थी। और फातमी का एक ही मिशन था कि जो प्रोफेशनल डोनर्स हैं इसके खिलाफ हम इजाद करनी है। क्योंकि मैं सिंध मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, मुझे पता था कि जीना हॉस्पिटल के बाहर वो ग्रास पर मतलब गार्डन में लोग बैठे होते थे, अपना ब्लड बेचते थे। 180 में 150 में ब्लड बेचते थे, मतलब महीने में नहीं, मतलब हफ्ते हफ्ते जाके ब्लड देते थे। हम मंशियात के आदी थे। आप सोचे कि उनका ब्लड कैसा होगा। आज हम जो ब्लड दे रहे हैं साफ सफा ब्लड दे रहे हैं, बिल्कुल टोटल स्क्रीन किया हुआ ब्लड दे रहे हैं, ताकि लोगों को कोई और बीमारी इस ब्लड से मुंतकिल न हो। बिल्कुल तो ये फातमी ने बेड़ा उठाया हुआ है ताकि हम इस माशरे में जो है ये प्रोफेशनल सिस्टम को ख़त्म कर लें। आप सोचें कि ब्लड जो देते हैं लोग, हम उसकी मुकम्मल स्क्रीनिंग करते हैं। इसमें हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, VDRL है, मलेरिया पैरासाइट है, ये तमाम टेस्ट वगैरह होते हैं। उसके बाद मतलब ये ब्लड प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप इसकी मार्केट में अगर कॉस्ट लेने जाएं तो 6,000 से 7,000 मतलब इसकी कॉस्ट होती है, कि हम फ्री उनको प्रोवाइड करते हैं। बहुत बड़ी बात है। और मुझे यहाँ एक बात याद आ रही है, कहते हैं ना कि जिन्हें हकीर समझकर बुझा दिया तुमने, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। तो ये वो चिराग हैं जिन्हें मुआशरा बहुत सी जगह पर इन्हें हकीर समझता है। थैलेसीमिया के मरीजों को इतना ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन यही चिराग जलेंगे तो ये मुआशरा रोशन होगा। हम दुआ गो हैं कि फातमी जो काम सर अंजाम दे रहा है वो हमेशा इसी तरह देता रहे। अच्छा, थैलेसीमिया एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि थैलेसीमिया सेंटर को आप मतलब इतना ईजी न लें। ये बोलते हैं थैलेसीमिया सेंटर ये 12 साल के बाद मर जाएंगे। आज मैं दावे से कहता हूँ कि हमारे सेंटर में ऐसे लोग हैं जो इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, शादीशुदा भी हैं, और उनके बच्चे भी हैं। मैं फातमी हैदराबाद से वाबस्ता तो थैलेसीमिया सेंटर को अगर प्रॉपर आप ट्रीटमेंट वगैरह दे दे रहे हैं तो वो अपनी अच्छी वही बात ना जो आपने कही कि चिरागों को रोशन रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे क्वेश्चन अगर करूं कि जो आप माशाल्लाह से थैलेसीमिया के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो आप हमारे नाजरीन से क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से आपके इस काम में काम आ सकते हैं? एक तो ये कि थैलेसीमिया वह बच्चों को जो है तो ब्लड की सख्त ज़रूरत होती है, और कि ब्लड जो है अगर ब्लड नहीं होगा तो ये बच्चों का मतलब चिराग मतलब गुल हो सकता है। और ब्लड ही जो है हमारे जिस्म का सर चश्मा है। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि आप ब्लड दें, लोगों के लिए डोनेशन दें ब्लड। और खास कर रमज़ान के महीने में हमें बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल ये भी तो सदका है ना, ये भी बिल्कुल सदका है, जारिया है। बिल्कुल, ये तो समझे कि जिस्म की ज़कात है आप दे रहे हैं। और ब्लड देने से कोई मतलब नुकसान मतलब कोई आपको कमजोरी या इस टाइप की कुछ चीज़ नहीं हो सकती, बल्कि फ़ायदा ही है। और ब्लड ही हमारे जिस्म में एक ऐसा है कि हम बार बार देखे किसी ज़िंदगी बचा सकते हैं। आप मतलब गुर्दा है या आप वो जो जिगर है, आंख है, वो एक ही दफ़ा डोनेट कर सकते हैं ना, बार बार तो नहीं ले सकते। खून ऐसी चीज़ है कि आप बार बार देखिए किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो आपको ब्लड मतलब देना चाहिए इन बच्चों के लिए, खास करके रमज़ान के महीने में हमें बहुत तकलीफ होती है। तो आप ब्लड रमज़ान के महीने में पता नहीं लोग ब्लड क्यों नहीं देते, कि कमज़ोरी होगी। कमज़ोरी तो कोई नहीं होती, क्योंकि आप नाश्ता करके ब्लड देते हैं आगे 12 बजे तक, 1 बजे तक, फिर दोपहर का खाना देके ब्लड देते हैं, फिर रात का खाना खा के ब्लड देते हैं। इसी तरीके से तो ज़्यादा मतलब आप इफ्तारी करके आप क्या ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, आप रात को डिनर दे के आके डोनेशन दे सकते हैं, आप फिर दोबारा सहरी भी कर सकते हैं। तो आप ब्लड दे सकते हैं, मतलब इसमें कोई कमजोरी नहीं होती है। आपके लहू का एक कतरा जो है वो किसी की जिस्म में जाकर उसकी जिंदगी बन सकता है। बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि एक ब्लड जो है एक जिंदगी नहीं बल्कि 3 जिंदगियां बचाता है। बिल्कुल बेशक, क्योंकि ब्लड के मुख्तलिफ कंपोनेंट बनाते हैं। बिल्कुल, इसमें पैक्सेल है,
इसमें आपको प्लाज्मा बनाते हैं और इसमें हम मतलब प्लेटलेट बनाते हैं। रेड सेल जो है हम थैलेसीमिया के मरीजों को देते हैं प्लाज्मा में, फिर हम कुछ फैक्टर बनाते हैं, फैक्टर 8, फैक्टर 9 ये चीज़ें बनाते हैं जो हीमोफीलिया के पेशेंट को देते हैं, जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं। इसके अलावा हम प्लेटलेट बनाते हैं जो कि प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्ट को देते हैं और डेंगू वायरल वगैरह में ये चीज़ें यूज होती है। तो आप सोचें कि 3 जिंदगियां बचा रहे हैं, कितना सवाब कर रहे हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है कि आपने एक जिंदगी बचाई गोया पूरी इंसानियत को बचाओ। तो आप तो 3 जिंदगियां बचा रहे हैं, तो आप तो डायरेक्ट मतलब जन्नत में जाएंगे। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात। मैं मुदस्सिर भाई की जानिब आऊँगा दोबारा। मुदस्सिर भाई, शोभा आपका ऐसा है मतलब एंकरिंग, और फिर अब तो माशाअल्लाह बरसों से हम देख रहे हैं कि आप मुनसिफी के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं तकारीर के हवाले से। अब हमारे यहाँ K21 पर भी ज़ोरे कलाम के नाम से, वो तो खैर मैं अगर आपके लिए भी कहूँ कि ज़ोरे कलाम था कि अदाए कलीम थी, जो बात उसने की वो दिलों में उतर गई। तो आप तो खुद वो ज़ोरे कलाम रखते हैं। हमारे साथ आबिद भाई होते हैं जी। आज हमारा सेमीफाइनल है, आज हमारा दूसरा सेमीफाइनल है। पहले सेमीफाइनल से हमारे 2 बच्चे पहुँच गए आगे, और 27 रमज़ानुल मुबारक की ही शब हमारी उस सहरी में फाइनल होगा। अच्छा, तो मैं आपसे ये सवाल करने का मकसद ये था कि इस वक्त जितने हमारे डिबेटर्स हैं स्पेशली, उनको पता है कि आज कौन आकर कौन तशरीफ फरमाए, वो पोस्टर देख चुके होंगे। तो आप मुनसिफ की हैसियत से एक क्या बताना चाहेंगे कि फाइनल के लिए बच्चे जो फाइनल में सेलेक्ट होकर आए हैं, आज सेकंड सेमीफाइनल है, क्या तकारीर के लिए बच्चों को क्या चीज़ें अहम तरीन जिनका ख्याल रखना चाहिए उन्हें, कि आपने अपनी तकरीरी फील्ड में भी उसे महसूस किया और अब आप मुनसिफ हैं तो भी, कि ये चीज़ें ज़रूर वो ख्याल में रखें। आबिद अली उमंग साहब बैठे हुए हैं जजमेंट में, तो बच्चों को सबसे पहले तो ये देखना है कि आबिद अली उमंग साहब बैठते हैं और ये सारे बच्चे वो हैं जो फील्ड के बच्चे हैं, जो ऑलरेडी तकारीर कर चुके हैं, तकारीर करते हैं और उनके सामने जज कर चुके हैं, उनकी क्रिटिक सुन चुके हैं। बिल्कुल। तो मैं बड़ा एक पॉइंट उनको ये बताऊं कि जब आपको ये मालूम हो कि मुकाबले का जज कौन है, तो अपने आप को कम से कम उस फ्रेम में ज़रूर डालें। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उस फ्रेम में ज़रूर ढाल लीजिए। बिल्कुल वकला वो करते हैं कि फ़लाँ जज आगे बैठा है, उस जज के सामने हमने किस तरह से, किस साइड से आना है। तो इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। आबिद भाई के हाँ जो है वो कंटेंट बहुत मैटर करता है और वो बारीक सा नुक्ता पकड़ लेते हैं, किसी भी जगह निकलने नहीं देते वो किसी को। तो बहुत कमाल उस्तादों के भी उस्ताद, हाँ उस्तादों के उस्ताद हैं बिल्कुल। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि बच्चे अच्छा रट्टा लगा रहे हैं, तकरीर याद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी काम करें, लेकिन असल चीज़ होती है कंटेंट। बिल्कुल, मवाद कंटेंट, मवाद कैसा है। आपका डिबेट चल रहा है तो डिबेट के ऊपर आपने दलाइल और रद्दे दलाइल एक ही वक्त में, क्योंकि कन्वेंशनल डिबेट का है, तो उसके ऊपर काम बहुत माइन्यूटली कीजिए कि क्या वो दे सकता है, मैं उसके मुखालिफत में क्या दलाइल दे सकता हूँ। इन चीजों के ऊपर काम पहले टॉपिक का मफहूम समझिए पूरी तरह, उसे फिर घोल कर पी जाइए, तब बेहतरीन मवाद निकलता है। मफहूम समझिए, उसको समझने के बाद फिर आप मेरे ख्याल है तकरीर के ऊपर काम करेंगे तो यकीनी तौर पर बहुत अच्छा है। अच्छा, मजा ज्यादा किस में आया आपको, खुद तकारीर करने में आया या आजकल तकारीर सुनकर उनके फैसले करने में आया? अपना अपना एक टाइम होता है, उसके मजे होते हैं। ये तीसरा मरहला है, आप तकरीर करने का, फिर कोचिंग करने का, और उसके बाद अब मुनसिफ के तौर पर। तो ये तीनों मराहिल में अपना एक मजा है। दिल तो बहुत चाहता अच्छा मुदस्सिर भाई, अब आपने मुकर्रिरीन के लिए तो टिप्स बता दिया, लेकिन वो लोग जो शौक रखते हैं एंकर बनने का या एंकरिंग फील्ड में आने का, उनके लिए कुछ बताइए कि वो क्या चीजें अपनाएं, उनके लिए कौन सी चीजें जरूरी हैं? अच्छा, मुकर्रिरीन, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमारे जो मुकर्रिरीन हैं वो बड़ा अच्छा बोलते हैं, सोचते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, और इन चीज़ों की कमी है इस वक्त नौजवानों में। तो मैं हमेशा मुकर्रिरीन को ये कहता हूँ कि ये अच्छे हैं माशरे में, बच्चों में, उन नौजवानों में, क्योंकि ये तीनों चारों काम करते हैं। अब इसमें आपको जो करना है वो है फोकस्ड होना। आपने देखा जब वो घोड़ा जो है उसको ऐनक कहते हैं, आगे लगा दिया जाता है। जब आपने एंकरिंग को सोचा है तो फिर आप ये लगाएं, इधर इधर ना देखें कि कौन कौन सी चीज़ एंकरिंग के लिए। उसमें सबसे पहले कंटेंट है। आप डेली कम अज़ कम आपको पढ़ने चाहिए। हमारे तो असातिज़ा कहते थे इससे ज़्यादा 3 उर्दू 3 अंग्रेज़ी अखबार पढ़े हैं हमारे। वो मुझे याद है, मैं इस्लामाबाद में एक चैनल में होता था, 2012-13 की बात है,
तो हमारे डायरेक्टर न्यूज़ थे, बहुत बड़े आदमी, तो उन्होंने कुछ 26 कॉलमिस्ट उर्दू अंग्रेज़ी के उन्होंने नाम लिखे हुए थे कि डेली वैसे बैठे बैठे पूछ लेते थे कि आज डॉक्टर मलिक अलाउद्दीन ने क्या लिखा है, ऐसे ही बैठे पूछ लेते। तो 25-26 कॉलम जब पढ़ते हैं ना आप और 5-6 अखबारात पढ़ते हैं तो फिर कम से कम आपको ये पता होता है कि हो क्या रहा है अगर एंकरिंग की तरफ आप आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपने आवाज़ पर, अपने अंदाज पर काम करना है, उसको देखें कि कैसे है। डिबेटर्स के लिए ये अच्छा है कि उनको ये काम कर चुके होते हैं अपनी आवाज़, अपने अंदाज पर, उनको लो नोट, हाई नोट सब पता होता है, प्लस होता है उनके पास। फिर स्क्रीन है, ज़रूरत होती है कि थोड़ा अपने आप को मेंटेन करें। बाकी मेकअप करके हम जैसे भी बेहतर लग जाते हैं, लेकिन यह है कि थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन रखना होता है। कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप उम्र में कभी बूढ़े नहीं होते हैं। आप दिमाग जब आपने मान लिया कि आप बूढ़े हैं, आप मोटे हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, तो फिर होता है, वरना बिल्कुल ठीक होते हैं, परफेक्ट होते हैं। माशाल्लाह देखें 36 के लग रहे हैं हमारे सामने बैठे भी, तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और हमें हकीकत बात यह है कि एक उस्ताद उस वक्त तक जवान रहता है जब उसको शागिर्दों की बेहतरीन खेप मिलती रहे। क्या बात है। अगर शागिर्द ना हो, हमारा खाम माल वो हैं, अगर वो ना हो तो हम काम के काबिल ही ना रहे। बिल्कुल। जब वहाँ मुकर्रर बोल रहे होते हैं, हम सुन रहे होते हैं, तो बहुत दिल खुश होता है उस वक्त कि यार, हालांकि हम सिखाने सिर्फ सुन रहे होते हैं, हमने नहीं सिखाया होता, तो लेकिन वो जो बोल रहे होते हैं हमें अपना आप को नजर आता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और उन बच्चों से, और किसी भी उस्ताद के लिए सबसे ज्यादा काबिल फख्र बात यह होती है कि उसके कोई भी शागिर्द, चाहे मेल हो या फीमेल हो, जब उसके बराबर खड़े होकर कोई काम कर रहा होता है तो उससे ज्यादा फख्र का लम्हा कोई भी नहीं होता उस्ताद के। बिल्कुल ऐसे। मैं छोटी सी एक कॉम्प्लीमेंट है नूर फातिमा के लिए। मैं पिछले साल, मैं हमेशा इतने साल वीडियो पर, टेलीविज़न, अब तकरीबन 13-14 साल से टेलीविज़न पे, तो हम कोई बोलने वाला पे शक्ल चीज़ों को देख रहे हैं, कहते हैं अच्छा ये एंकर बन सकता है, ये एंकर बन सकती है। तो मैं पिछले साल इसको देखा, मैंने कहा ये एंकर हो सकती है। मैंने इससे पूछा, इसने कहा मैंने बाहर पढ़ने जाना है, ये वो, हमने बात ही पूरा एक आज से जी बिल्कुल में बात तो वो हो जाता कि अच्छा ये हो सकता है, ये कर सकता है। तो जब ये पहले रमज़ान से पहले, बल्कि पोस्टर मैंने देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये आ रहा है, तो प्राउड फील होता है कि यार ये हमारे ही सामने ये बच्चे आपके शागिर्दों में से हैं। नहीं, शागिर्दों में मेरे, आप तो आपके पास तो उस्ताद बहुत अच्छे हैं, बहुत कुछ सीखा। बेशक ये भी मेरे उस्ताद हैं, आप भी मेरे उस्ताद हैं, अच्छे उस्ताद हैं। ये असातिज़ा का मिलना इस वक्त वो एक तोहफे से नेमत है, बहुत बड़ी नेमत। बहुत खूबसूरत बातें रही जी। बिल्कुल नहीं चाह रहा मुदस्सिर भाई कि आपसे या डॉक्टर साहब से हम बात का इख्तिताम करें, लेकिन वो ये दस्तूर ज़ुबान बंदी है, कैसा तेरी महफिल में याद तो बात करने को तरसती है ज़ुबान मेरी। तो बात यही होती है कि वक्त महदूद होता है। आज इन दोनों की आमद हमारे लिए बहुत ज़्यादा बाइस मुसरत थी। इन्होंने जो चंद अल्फाज भी कहे, अगर आप उनकी गहराई और उनके मफहूम तक जाएं तो यकीन कीजिए ये चंद अल्फाज नहीं, ये एक बहुत बड़ा ख़जाना है। गौर व फिक्र ज़रूर कीजिएगा। मिलन एग्रो के ये मेहमान जो आते हैं, ये ज़िंदगी का बहुत सारा तजर्बा लेकर आते हैं। यहाँ आकर ये जब दो जुमले कहते हैं तो वो दो जुमले कहने के लिए ये किन मराहिल से गुजर कर आए होते हैं, वो आप और हम शायद नहीं जान सकते। वो वही जानता है जो उस शोबे का माहिर है और जिसने उस शोबे में सीखने के लिए अपना बहुत कुछ गंवाया है, तब कहीं जाकर कुछ पाया है। तो मिलन एग्रो का ये सेगमेंट आज यहीं तक था, और इसी के साथ हम आपके बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि आप दोनों आए और अपना कीमती वक्त हम लोगों के साथ शेयर किया और इतनी ज़्यादा बेहतरीन गुफ्तगू आप दोनों ने की है। आपसे बहुत सारी टिप्स जानने का मौका मिला। आपका जैसा तजुर्बा है थैलेसीमिया वाला, यकीनन अगर हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं तो उनसे यही दरख्वास्त है कि हाँ, अपना खून का सदका दें, क्योंकि ये सदका आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आ सकता है आगे। इसी के साथ नाज़रीन किराम लेते हैं एक चीज मैं पैगाम दे दूं, क्योंकि एक लाइन में बस जल्दी एक ही लफ्ज में बता दूंगा कि थैलेसीमिया जो है ये वो बढ़ती है, मतलब जब दो पेरेंट्स आपस में कैरियर होते हैं, इससे मतलब ये थैलेसीमिया बच्चे पैदा होते हैं। मेरी मतलब आवाम से अपील है कि जब भी आप शादी करें, आप अपने थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट जरूर करवाएं। अगर आप में दोनों अगर थैलेसीमिया माइनर है तो खुदा के लिए शादी मत करें। अगर एक नॉर्मल है और एक माइनर है तो आपस में शादी करते हैं, उसमें थैलेसीमिया बच्चे पैदा नहीं होंगे। इसी तरीके से हम थैलेसीमिया को बचा सकते हैं। 0%। डॉक्टर साहब की इस बात को सब याद रखिएगा। हमारा और आपका अहद सबसे यही होना चाहिए, और स्पेशली थैलेसीमिया के बच्चों से, कि कोरोना फिक्र जरूरत पड़ी तो हम देंगे, कोरोना फिक्र जरूरत पड़ी तो हम देंगे। लहू का तेल चरागों में रोशनी के लिए, आपके लहू का तेल उन चरागों में रोशनी के लिए दरकार है।
अपने लहू को उन चिरागों में रोशनी के लिए दीजिए। आपकी अपनी जिंदगी और आपकी नस्लों की जिंदगी बिल्कुल, बिल्कुल, रोशन और मुनव्वर हो जाएगी। बिल्कुल। इसी के इसके साथ ही लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।